देखो हम लोग शुरू करते हैं संधि। अभी तक आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होगी तो एकदम ये समझ के पढ़ना है कि जीरो से हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। संधि को अगर हम लोग देखें, अगर इसका शाब्दिक को निकालें तो ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से दो शब्द आपके कौन कौन से ऐड हैं? सम प्लस धी। मतलब सम आपका क्या है, एक उपसर्ग है, और धी एक धातु शब्द है। अगर इसका ही विच्छेद पूछ लिया जाएगा, जैसे हम लोगों ने समास से पढ़ा था, क्या पढ़ा था? विग्रह। विग्रह करते थे ना, और विग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार करना। जबकि संधि में हम क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं। विच्छेद करना, विच्छेद करने का मतलब है कि दो भागों में तोड़ना, अलग करना। किसी भी एक शब्द को दो भागों में तोड़ना क्या कहलाता है? विच्छेद करना कहलाता है। और किसी भी शब्द को विस्तार रूप से लिखना क्या कहलाता है? विग्रह करना कहलाता है। ठीक है, दोनों में अंतर ये है। अब संधि को अगर हम लोग वो करें, तोड़े, तो ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन सा? सम प्लस धी। आपसे ये भी पूछ लेता है कि संधि का विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? तो सम और धी। सम एक क्या है आपका? उपसर्ग शब्द। अब इसके बाद आगे देखते हैं संधि में क्या होता है। जैसे भी कोई शब्द दिया है, किसी शब्द को जब हम, जैसे मान लीजिए कोई शब्द मैंने लिखा, किसी भी शब्द को, दो शब्दों को या दो वर्णों को, सॉरी, जब मेल करते हैं, मिलाते हैं, तो आपस में एक नया शब्द बन जाता है, नया वर्ण निकल कर आ जाता है, वो क्या कहलाता है? आपका संधि कहलाता है। किसी भी शब्द में जब तोड़ा जाता है, उसको तोड़ने पर दो वर्णों को जोड़कर जब नया शब्द, नया वर्ण निकल आए, तो वो क्या कहलाता है? हमारा संधि कहलाता है। जैसे हम लोगों ने आपके हमेशा सुना होगा, ये क्या लिखा है? विद्यालय। अब विद्यालय में अगर हम विद्यालय की संधि करते हैं तो क्या करते हैं? विद्याधन आलय लिखते हैं ना। विद्याधन आलय लिखते हैं तो उस विद्या लिखा है और आगे क्या लिखा है? आलय। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? आ शब्द लगा है, सॉरी आ वर्ण लगा है, और इसके बाद यहाँ पर भी क्या लगा है? बड़ा। मतलब कि इन दोनों को हमने क्या किया? अलग किया। ये दो वर्ण है और इन्हीं दो वर्णों को अलग करके हमने क्या बना दिया? बड़ा आ। तो इसको ही जोड़ के ये सारा ये आपका ये शब्द निकल आया। मतलब कि दो वर्णों को जब अलग करके जोड़ने से दूसरा अर्थ, दूसरा वर्ण निकल आए, वहां पर क्या होती है? हमारी संधि होती है। आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा पहले डिफिनीशन लिख लीजिए। लिखिए संधि दो शब्दों सम प्लस धी, ऐसे लिखना है। दो शब्दों के योग से योग से बना है, जिसका जिसका अर्थ है मेल। अर्थात अर्थात दो वर्णों के मेल से, ये कैसे चलेगा? ये होने वाले विकार को, उत्पन्न होने वाले विकार को विकार, विकार को ही बोलते हैं परिवर्तन होना। आगे लिख लीजिएगा, उत्पन्न होने वाले विकार को या परिवर्तन को, या परिवर्तन को
संधि कहते हैं। हो गया। जैसे उदाहरण लिखते हैं, सदानंद, सदानंद, सदा प्लस आनंद होगा, क्या होगा इसका? सही है कि नहीं? देखो, अब मैंने अभी क्या परिभाषा हमने क्या बोली है कि दो शब्दों से, पहली बात तो ये बना है, ठीक है, संधि का। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या उत्पन्न होने वाला जो परिवर्तन हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। मतलब लिखा क्या था हमारा? सदानंद लिखा था। हम इसका संधि जब करते हैं तो क्या लिखते हैं? सत लिखते हैं और आनंद लिखते हैं। सत और आनंद मिला करके क्या बन गया? सदानंद। ये दा तो कहीं आया ही नहीं, यहाँ पर नहीं आया ना। लेकिन ये दो वर्ण जो मिल रहे हैं, इन दो वर्णों के मेल में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है। मतलब ऐसे दो वर्णों का जब मेल करेंगे और उनका मेल करने पर या जोड़ने पर परिवर्तन हो जाए शब्द में, तो शब्द में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हमने लिखा सत और आनंद, और जोड़ के जो शब्द बना है वो क्या बना है? सदानंद। तो मतलब ये जो दा बीच में आ गया है, ये किससे आया है? ये ता और आ के मिलने से आया। ठीक है, मतलब कि दो वर्णों का मेल जहां पर हो और उस मेल के बाद क्या हो? उस शब्द में परिवर्तन हो जाए। किसी भी शब्द को जब हम तोड़ें और तोड़ने पर वो सब वर्ण अलग अलग हो, लेकिन जोड़ने पर क्या हो जाए? नया परिवर्तन हो जाए, वहां पर क्या होती है? आपकी संधि होती है। ठीक है, जैसे हमने अभी पहले बताया था, विद्यालय लिखा था तो विद्या अलग कर दिया था, आलय अलग कर दिया था, दोनों अलग अलग शब्द थे, जोड़ने पर विद्यालय आ गया था, बीच का एक आ गायब हो गया था। हो गया था कि नहीं हो गया था? तो ये क्या है? ये सारे संधियों के अंतर्गत आते हैं कि संधियां आपका, सिर्फ हमें परिभाषा ये समझनी है कि जब भी किसी शब्द में हम उसको तोड़ते हैं और ये दो वर्ण आपस में मिलकर नया वर्ण बना देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। ठीक है, इस आधार पर संधियां आपकी जो होती है वो तीन प्रकार से होती है। नंबर एक कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। नंबर दो आपकी व्यंजन संधि। और नंबर तीन आपका विसर्ग संधि। अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि आखिर जो ये आपकी संधियां हैं, ये आपके स्वर संधियों में क्या होता है, विसर्ग में क्या होता है, व्यंजन में क्या? स्वर संधि का मतलब है कि आपके जहां पर स्वर, तो आप लोग जानते हो ना कितने स्वर हैं हमारे? 11 स्वर हैं। उन्हीं 11 स्वरों को जोड़ने और अलग करने से जो संधि बनेगी वो हमारी कौन सी संधि कहलाएगी? स्वर संधि। और जिस संधि में आपके क्या होगा, जो आपकी स्वर संधि है, ये आपकी बनती है स्वर धन स्वर। स्वर और स्वर से मिलकर बनती है, वो आपकी क्या कहलाती है? स्वर संधि। स्वर और स्वर का मतलब समझे कि आ होगा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, मतलब ये दो शब्द आपके आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो वो इन दो स्वरों को ही, जो स्वरों से जुड़कर जो संधि बनेगी वो स्वर संधि कहलाएगी। इसके बाद व्यंजन संधि क्या होती है? जिसमें आपका किसी स्वर के साथ कोई व्यंजन वर्ण जुड़ जाए या किसी व्यंजन के साथ कोई क्या जुड़ जाए? स्वर जुड़ जाए, और या किसी व्यंजन के साथ कोई व्यंजन वर्ण ही जुड़ जाए। तीन प्रकार से आपकी व्यंजन संधियां बनती हैं। पहला क्या? पहला वर्ण स्वर दिया हो, दूसरा वर्ण क्या दिया हो? व्यंजन दिया, तो भी व्यंजन संधि होगी। दूसरा वर्ण व्यंजन दिया, पहला वर्ण व्यंजन दिया हो, दूसरा स्वर दिया हो, तो भी व्यंजन संधि बनेगी। तीसरे में लिखा है दोनों वर्ण क्या दिए हो? व्यंजन दिए हो, तो भी हमारी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। इसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? पहला वर्ण अगर मान लीजिए विसर्ग दिया है, दूसरा क्या दिया है? स्वर दिया है, या पहला विसर्ग दिया है और दूसरा क्या दिया है? व्यंजन दिया है, तो भी हमारी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है।
तो आपसे अगर पूछेगा कि संधियों के प्रकार क्या है, तो संधि के प्रकार हम बताएंगे। संधियां 3 प्रकार की होती, कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन अगर पूछेगा कि संधियों को कितने प्रकार से बनाते हैं, तब हम इनकी संख्या बताएंगे 6, क्योंकि यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 और 6, 6 प्रकार से संधियों का निर्माण होता है। वो तो हमने प्रकार पढ़े कि 3 प्रकार होते हैं, और संधियों का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो कितने प्रकार से करते हैं? 6 प्रकार से। और वो 6 प्रकार कौन से हैं कि जिसमें स्वर संधि में स्वर और स्वर वर्ण ऐड होगा। व्यंजन में आपके 3 तरह से होंगे, पहला स्वर दूसरा व्यंजन, या पहला व्यंजन दूसरा स्वर, या दोनों वर्ण क्या दिए हो? व्यंजन दिए। अब इसमें मतलब क्या है, आपका कोई भी शब्द दिया होगा, जब भी हम उसको अलग करेंगे तो हमें क्या देखना होता है? सिर्फ जैसे हमें जहां से अलग किया, इस धन वाला जो चिन्ह लगा हुआ प्लस का, प्लस के इस साइड वाला और प्लस के इस साइड वाला, इतनी चीजों की सिर्फ संधि होती है, ठीक है। और इसी में हमें देखना होता है कि यहाँ पर स्वर है कि यहाँ पर व्यंजन है, बाकी शब्द के आगे पीछे वाले वर्णों से मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये वही चीज लिखी हुई है कि किसी शब्द को जब हम तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद धन के इधर वाला हिस्सा और धन के इधर वाले हिस्से में जो भी वर्ण लिखे होते हैं, स्वर स्वर लिखे हैं तो स्वर संधि होगी, स्वर और व्यंजन लिखे हैं तो इसमें व्यंजन संधि होगी, व्यंजन यहाँ लिखा है, स्वर यहाँ लिखा तो भी व्यंजन संधि होगी, दोनों इधर पर शब्द व्यंजन लिखे तो भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। या किसी में जैसे आप किसी में यहाँ पर विसर्ग लिखा हुआ और यहाँ पर कोई स्वर लिखा हुआ तो विसर्ग हो जाएगी, यहाँ पर विसर्ग लिखा और यहाँ पर व्यंजन लिखा तो कौन सी हो जाएगी? विसर्ग हो जाएगी। हमें पूरे शब्द को तोड़ने पर सिर्फ हमें प्लस के इस साइड वाला और प्लस के इस साइड वाला वर्ण, सिर्फ 2 वर्णों को ध्यान रखा जाता है, और उन्हीं 2 वर्णों को ध्यान रख के ही हम बताते हैं कि कौन सी संधि है इसमें, ठीक है। देखते कैसे हैं कि हमें इस तरह से देखना है, मतलब कि देखेंगे स्वर व्यंजन अगर दिया हुआ है तो ये होगी, स्वर स्वर दिया है तो ये होगी, विसर्ग के साथ लगी है तो ये होगी, ठीक है। इस बाकी आपकी संधियां होती कितनी है? सिर्फ 3 ही होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसको लिख लीजिए। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़े, हेडिंग डाल लीजिए, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। हो गया। अब नीचे से नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लो, संधि का निर्माण, संधि का निर्माण 6 प्रकार से कर सकते हैं। संधि का निर्माण 6 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 ऐसे डाल के लिखो, नंबर 1 स्वर संधि, और उसके आगे ऐसे लिख लो स्वर स्वर, व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन, व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन।
हो गया। अब देखो आगे देखते हैं, मैंने क्या बोला है, संधि। अभी हमें ये नहीं देखना, आप जैसे मैंने बोला आप विद्यालय लिखा हमने, विद्यालय का हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या लिखते हैं, विद्याधन आलय। जैसे मैंने समास में बताया था हर शब्द का हर पद का समास नहीं बनता है, वैसे ही हर शब्द की संधि भी नहीं बनती, ठीक है। किन शब्दों की संधि बनती है, जिन शब्दों में क्या किया जाए, जब अलग किया जाए और अलग करने के बाद फिर जब वो जोड़ बनता है, संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़। जब हम दो वर्णों को जोड़ें और उससे क्या बने, एक वर्ण नया बन जाए या जुड़कर कुछ अलग अर्थ देने लगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, संधि कहलाएगी। जैसे हमने विद्यालय में क्या किया, विद्या अलग कर दिया और आलय अलग कर दिया, इनको जोड़ने पर विद्यालय शब्द निकल कर आ रहा है, मतलब ये दो शब्द अलग अलग हैं, जब इन दोनों को जोड़ा गया तो जोड़ने से क्या आ रहा है, एक नया शब्द आ रहा है। तो इस तरह जिन शब्दों को जोड़ने पर ऐसे शब्द आएंगे उसकी संधि होगी। कुछ शब्दों में जैसे हम लिख देते हैं पान वाला, अब इसकी संधि बनाओ, क्या बनेगी, क्या संधि बनेगी, अलग करो, संधि का मतलब विच्छेद करो इसका, तो पान अलग कर देंगे, वाला अलग कर देंगे, तो अब और इसको फिर जोड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर वही पान वाला। तो कोई अलग अर्थ दे रहा है, नहीं दे रहा ना, मतलब कि इसको जब हम अलग कर रहे हैं तो भी ये पूर्ण अर्थ में है और जब जोड़ रहे हैं तो भी पूर्ण अर्थ में है, तो यहाँ पर इसकी संधि नहीं होगी। मतलब मेरे कहने का ये है सिर्फ आपसे कि आप जब भी किसी चीज को तोड़ते हो, तोड़ने पर अलग अलग हो जा रहे हैं और जोड़ने पर उसमें कोई ना कोई डिफरेंस जरूर समझ में आएगा आपके संधि करने पर, ठीक है, तो वहां पर आपकी संधि बनेगी। अब जैसे पान वाला शब्द लिखा है तो इसको मैंने अलग कर दिया, तो ये तो अलग अलग हो गए, ऐसे हम लोग विच्छेद कर देंगे, पान अलग वाला अलग, और जब जोड़ेंगे तो भी यही दे रहा है यार, तो क्या इसका संधि बनेगी, नहीं बनेगी। ऐसे शब्द जिनको तोड़ के अलग कर दिया जाए, तोड़ने के बाद और जोड़ने के बाद वो एक जैसे ही रहे, तो उसकी संधियां नहीं बनती, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे आप कहो पाठशाला, पाठशाला को अलग करोगे तो क्या बनेगा, पाठ अलग हो जाएगा, शाला अलग हो जाएगा, जोड़ोगे तो क्या कुछ अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका भी क्या नहीं होगा, इसकी भी संधि नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं महेंद्र, अब महेंद्र शब्द लिखा है, इसका हम संधि करेंगे, अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र कर सकते हैं, तो वो अलग अलग हो गया दोनों, महा अलग हो गया, इंद्र अलग हो गया। सिर्फ अगर ये शब्द ही दिया होता कि इसको बनाओ, इसका क्या बनेगा जोड़कर, तो क्या बन जा रहा है, महेंद्र बन जा रहा है, मतलब कि इन दोनों शब्दों को अलग किया था और जब जोड़ा तो एक नया शब्द आ रहा है। इसमें तो एक ही मात्रा कहीं नहीं लगी है, लेकिन हमने यहाँ एक ही मात्रा लगा दी है, तो ये किस वजह से लगाई है, संधि इसमें की गई है, मतलब कि जोड़ा गया है। संधि का मतलब क्या होता है, दो जोड़ना, मेल करना, तो इसमें दो वर्णों का क्या हुआ है, आपस में मेल हुआ है। अब इसमें जब हम देखेंगे कि इसमें किस किस वर्ण का हुआ, ये वाला देखते हैं और ये वाला देखते हैं। कभी भी संधियों में पहचानते हैं कौन सी संधि है इसमें, तो हमेशा ना तो इधर वाला देखना है ना इधर वाला, प्लस के तुरंत इस साइड वाला, प्लस के इधर वाला, इन दोनों को देखना है कि आखिर यहाँ पर स्वर स्वर लगे हैं कि व्यंजन व्यंजन लगे हैं कि स्वर और व्यंजन है। तो जो मैंने निर्माण बताए थे आपके 6 प्रकार से, उन्हीं 6 प्रकारों में से कोई ना कोई होगा, तो जो मैच कर जाए वही बता दिया जाएगा कि इसमें ये वाली संधि, ठीक है। जैसे अब इसमें अगर देखा जाए तो महा लिखा हुआ है, और महा मैंने जब वर्णों को आपको अलग अलग करना बताया था, तो महा लिखेंगे तो महा के साथ माँ में क्या लगा हुआ है, एक आ लगा है, इसके बाद इस हा में बड़ा आ लगा है, और इसके बाद जब आगे यहाँ बढ़ते हैं तो ये क्या लगी हुई है, ई लगी है, ई पूरी लगी, ई लगी है, और इसके बाद क्या लगा है,
आधा ना है, फिर आपका क्या है, दा है, वो भी आधा है, फिर आ लग के बना। ठीक है, हमें क्या देखना है, सिर्फ इतना देखना है। तो इतना वाला पार्ट कहाँ पर है, ये है सिर्फ, बाकी इधर से मतलब नहीं है ना उधर से मतलब। ठीक है, तो जब इसको देखेंगे तो ये बड़ा आ क्या क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है। और प्लस के इस साइड वाला ये क्या है, स्वर है। और मैंने क्या बताया, स्वर प्लस स्वर मिलते हैं तो कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। ठीक है, तो हमको ऐसे देखना है, जिस किसी का भी डिवाइड करेंगे जब, तो अलग करने पर हमें सिर्फ बीच वाला इतना देखना है, यहाँ पर क्या आ रहा है। यहाँ पर अगर स्वर और स्वर आ रहे हैं तो स्वर संधि है, अगर इधर स्वर के बगल में यहाँ व्यंजन लिखा होता तो क्या हो जाती, व्यंजन संधि। या यहाँ पर व्यंजन होता, यहाँ पर स्वर होता, तो हमारी क्या होती, व्यंजन होती। या दोनों जगह व्यंजन होता तब व्यंजन संधि। ठीक है, और स्वर का मतलब तो समझ, स्वर तो कौन जानते हो ना कौन से होते, वही 11 स्वर ही लिखे होंगे। ऊ लिखा होगा, ई लिखा होगा, ए लिखा होगा, ओ लिखा होगा। तो अगर ये स्वर लिखे हैं, प्लस के इस साइड लिखा है, प्लस के इस साइड लिखा है, तो हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। अच्छा, अब जानते हैं स्वरों की संख्या कितनी है हमारे। तेरा कौन बोल रहा है, कौन कौन से बताओ। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। ये तो याद है ना सबको। ये क्या है, हमारे 11 स्वर हैं, और इन्हीं स्वरों को ही जोड़कर हम लोग संधि का निर्माण करते हैं। मतलब यही स्वर आपके कहीं ना कहीं लगे होते हैं, जिनसे आपके स्वर संधियों का या आपके व्यंजन का भी, विसर्ग का भी, तीनों संधियों में आपके इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, या तो व्यंजन के साथ करेंगे इनका, या आपका विसर्ग के साथ करेंगे, या स्वर के ही साथ करेंगे, तीनों संधियों में आपके स्वरों का उपयोग किया जाता है। अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब इसको देखो, समझना एक तरीके से, मैं ये ऐसे होता नहीं है, लेकिन मैं एक तरीका बता रही हूँ कैसे। जैसे हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है, स्वर संधियों की परिभाषा स्वर संधि की क्या होती है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसमें कौन सी संधि हो जाती है, आपकी स्वर संधि हो जाती है। और स्वर संधि में ही आपके स्वर संधि के भी अलग अलग भेद है। नंबर एक, पहले हेडिंग डाल लीजिए स्वर संधि, फिर बताती हूँ। हेडिंग डालो स्वर संधि। लिखो, जिस संधि में दो स्वरों का, जिस संधि में दो स्वरों का मेल, जिस संधि में दो स्वरों का मेल या परिवर्तन, परिवर्तन होता है, स्वर संधि कहलाती। अर्थात अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अर्थात प्रथम शब्द का, उसमें क्या बोलते थे, समास से पद बोलते थे, दो पद होते थे, पूर्व पद और उत्तर पद। इसी तरह आपके जो संधि या संधि में क्या होंगे, दो शब्द होंगे,
प्रथम शब्द और अंतिम वाला शब्द, ठीक है। प्रथम पद का, सॉरी क्या लिखा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होने पर, स्वर होने पर, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होने पर जो रूपांतरण होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं, उसे ही स्वर संधि कहते हैं। हो गया। क्या लिखा है हमने, जब भी आपके क्या लिखा हो, किसी भी दो शब्दों के बीच में क्या हो, स्वरों का जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होगा, दोनों शब्दों में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे ये लिखा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण, यही लिखिए कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण जो होगा, अगर स्वर है दोनों तो वो क्या कहलाएगी, आपकी स्वर संधि कहलाएगी। जिस भी शब्द को आप विच्छेद करोगे, विच्छेद करने पर दोनों शब्द आपके क्या मिले, दोनों वर्ण आपके क्या मिले, स्वर मिले, तो वहां पर कौन सी होती है आपकी स्वर संधि के भेद। इसमें लिखो स्वर संधि के 5 भेद हैं, 5 भेद। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि, याद है, हो गया। अब पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। लिख लिया। देखो दीर्घ स्वर संधि, अभी हमने क्या जाना, सिर्फ स्वर संधि जाने। स्वर संधि का मतलब ही क्या था कि दो स्वरों का आपस में क्या होगा, मेल होगा, वहां पर कौन सी संधि होगी, आपकी स्वर संधि होगी। अब दो स्वरों में आपके कौन कौन से स्वर हो सकते हैं, ये तो नहीं, इन्हीं 11 स्वरों में से होंगे कोई ना कोई, कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, ऐसे होंगे। लेकिन पहली हेडिंग हमने क्या लिखी है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। और वैसे में जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी तो दीर्घ में मतलब क्या थी, मात्रा आ रही थी। दीर्घ का मतलब कौन सी मात्रा आपकी, दो मात्राएं आ रही थी। तो दीर्घ का मतलब भी क्या होता है, बड़ा होता है, या मात्राएं दो उपयोग हो रही होती, वहां पर कौन सी संधि होगी, आपकी दीर्घ संधि होगी। अब दीर्घ संधि आपकी जो बनेगी वो कैसे बनेगी, जैसे हमने ये पूरे स्वर लिख दिए हैं, ये 11 स्वर लिखे हैं पूरे। अब इनको मैंने 3 भागों में अलग अलग रख दिया है।
पहले में किसको रखा है, आ और बड़ा आ को, दूसरे में रख दिया छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा, ऐसे क्रम से लिखे, लेकिन इनको हमने 3 भागों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। ठीक, अब इसमें ये देखना है कि जो आपके इस ये 3 कॉलम है, मान लीजिए समझ लीजिए 3 आपके घर हैं, ये कुल दूसरा घर और ये तीसरा घर, और ये तीनों घरों के क्या है, अलग अलग अपने अपने सदस्य हैं सारे। ठीक है, तो अब ये बताओ जो पहले घर वाला जो है वो अपने ही घर के सदस्यों के साथ मेल करेगा और उससे जो वर्ण बनेगा वही आपकी दीर्घ संधि में आएगा। जैसे हम लोग जोड़ेंगे आ प्लस आ, तो हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ प्लस बड़ा आ, तो भी क्या बन जाएगा, बड़ा आ। बड़ा आ प्लस बड़ा आ, तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। मतलब कि ये तीनों घर के जो अलग अलग सदस्य हैं, सब में अलग अलग सदस्य हैं, वो अपने ही सदस्यों के साथ जुड़ेंगे, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि। सब वैसे तो हम लोग ऐसे जोड़ते हैं, आप लोग याद रखोगे अभी रूल्स में से आ प्लस आ जोड़ने से बड़ा आ बनता है, ई जोड़ने से ये बनता है, लेकिन इस तरह अगर हम लोग अलग अलग कर लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि जिस घर में जितने सदस्य हैं वो अपने ही सदस्यों के साथ जुड़ेंगे और जो वर्ण बनेगा वही दीर्घ वर्ण में आएगा। जैसे ई और ई जुड़कर क्या बन जाएगा आपका, बड़ी ई, ऊ और ऊ जुड़कर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ, री और री जुड़ेगी तो क्या बनेगी, री ही रहेगी, बड़ी री नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग वो किसमें पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ते हैं, तो री और री जुड़ के क्या बनती है, री बनेगी। ए और ए जुड़ेगा तो ए रहेगा, ए रहेगा, ओ और ओ जुड़ेगा, या ओ औ और औ जुड़ेगा तो औ रहेगा। मतलब कि ये नहीं है कि ये इसके साथ आकर नहीं जुड़ेगा, कहने का मतलब ये है मेरे। ठीक है, जितने ये वर्ण है सब अपने अपने बॉक्स के अंदर हैं और वो अपने ही लोगों के, अपने ही सदस्यों के साथ क्या करेंगे, जुड़ेंगे, और अपने ही सदस्यों के साथ जब जुड़ के जो नया वर्ण बनाएंगे वही हमारी दीर्घ संधि में आएगा। जैसे आप उदाहरण में एक लिखते हैं विद्यार्थी, अब इसका बनाओ क्या बनेगा, विद्या धन अर्थी। अब इसमें अगर पूछा जाए क्या और क्या जुड़ा है तो क्या बताओगे, यहाँ पर क्या है आपका, आ है, और यहाँ पर भी क्या है, आ है। वैसे बड़ा आ भी कह सकते हो क्योंकि इसके साथ जो आ लगा हुआ है वो आ है, तो इसको जुड़ने से कौन सा आ बना है, बड़ा आ बन गया है। इस आ के साथ ये आ और जुड़ गया, तो आ प्लस आ जुड़कर क्या बना, बड़ा आ। और जब भी जैसे अभी लिखा था वही विद्यालय, इसमें भी क्या जुड़ा था, विद्या धन आलय। इसमें बनाओ क्या बनेगा, महीष का क्या बनेगा, क्या बना रहे हो, इसका बनेगा मही और ईस। ठीक है, अब मही और ईस बना है, इसमें क्या लगी हुई है, छोटी ई, और इसमें भी क्या लगी है, बड़ी ई और ई मिलके क्या बन जाएगी, बड़ी। तो अब वही चीज हुई ना आपके, जो यहाँ पर हमने लिखा है कि यहाँ पर जब हमने 3 भागों में अलग कर दिया है, तो आ के साथ ही जुड़ेगा जहां पर भी होगा, और ई के साथ ऊ के साथ, मतलब अपने अपने कॉलम में जितने जितने वर्ण रखे हुए हैं ये उन्हीं के साथ जुड़ करके क्या बना देंगे, उसको बड़ा बना देंगे। ठीक है, और जिसको बड़ा बना देंगे तो वही हम वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि। जैसे ई और ई जुड़ के बड़ी ई हो जा रही है, तो वो क्या हो रही, 2 मात्राएं लग जा रही, दीर्घ का मतलब भी क्या है, 2 मात्राएं। तो इसमें क्या है, आपके जो भी वर्ण है, जैसे ए और ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक और लिखिए इसमें उदाहरण, वधूर्मी का बताओ,
इनके बताओ। इसका क्या बनेगा? वधू धन। सूक्ति का क्या होगा? पितृ ऋण का बताओ। पितृ धन। इसके बाद नारीश्वर का बताओ। गुरु उपदेश का बताओ। हो गया। अब इसमें जैसे हमें देखना है, जैसे हमें लिखा गुरु उपदेश। अब ये वाला मैंने उसमें आपको बताया था ना कि जब ऐसे लिखते हैं, इसमें और इसमें क्या अंतर है? जहां पर ये नीचे को घूम जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। और जहां पर नीचे को नहीं घूमेगा वहां पर कौन सा ऊ होगा? छोटा ऊ होगा। ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा है? गुरु उपदेश। तो यहाँ पर बड़ा ऊ लगा हुआ है, तो इसको जब अलग किया तो छोटा ऊ इसमें क्या है आपका? एक ऊ ये है, और एक ऊ कौन सा है? ये है। मैंने क्या बताया था? प्लस के इस साइड वाला और प्लस के इस साइड वाला, सिर्फ हमें क्या देखने हैं? दो वर्ण देखने होते हैं। तो इधर देखा हमने क्या लगा? ऊ लगा है, और इधर भी क्या लगा है? ऊ लगा है। और ऊ मिलकर के क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बनता है। तो ऊ और मिलकर, तो यहाँ पर क्या हमने लगा दिया? बड़ा ऊ लगा दिया, तो ये मिलकर के क्या बन गया? गुरु उपदेश। जैसे नारीश्वर लिखा है, नारीश्वर में क्या क्या लिखा है? अब इधर देखेंगे हम, ये वाला, ये देखेंगे और इसको देखेंगे, दो को देखेंगे। तो यहाँ पर पहले वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में क्या लिखा हुआ है? और अंतिम वर्ण के पहले शब्द के पहले वर्ण में क्या लिखा है? ई। तो ये मिलकर के क्या बन गया? बड़ी ई। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? री के साथ नारीश्वर आ गया आपका। ठीक है। ये वाली ई इसी में जुड़ गई। इसके बाद जैसे लिखा पितृ ऋण, तो इसमें क्या लगा है? यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे, दो जगह देखेंगे। तो इसके साथ क्या लगी हुई है? ऋषि लगी हुई है, री लगी हुई है। और इधर पर तो आप, मैंने बताया है कि ऋषि और ऋषि जुड़ करके बड़ी ऋषि नहीं बनती है इसमें हिंदी में, तो वैसे का वैसे ही लिख देंगे इसको। ठीक है। इसके बाद सूक्ति लिखा है, तो इसमें क्या लगा हुआ? इसको देखेंगे यहाँ पर और इसको देखेंगे सिर्फ। तो छोटा ऊ है प्लस यहाँ पर ऊ है, तो क्या हो गया आपका? बड़ा ऊ। तो हमने यहाँ पर इस सू के साथ क्या लगा दिया? बड़ा सू लगा दिया, तो क्या हो गया? सूक्ति हो गया। इसी तरह वधूर्मी लिखा है जो, तो वधु, उल्टा लिख दिया, नहीं वो सही लिखा, वधु ही होता है। वधु लिखा है और क्या लिखा है? उर्मी लिखा है। तो वहां पर क्या बना है? बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बन जाएगा आपका? बड़ा ऊ ही बन जाएगा। हमें सिर्फ, मैंने क्या बताया आपको, देखना कैसे? इसे संधियों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण, सिर्फ इन दोनों पे ध्यान देना है हमें, बाकी पूरे शब्दों पे ध्यान नहीं देना है। सिर्फ इन दो शब्दों को देखकर जोड़ना है कि आखिर कौन कौन से वर्ण मिल रहे हैं और उनको मिलाने से क्या बन रहा है। पहली संधि अभी हमने पढ़ी है, स्वर के भेद के अंतर्गत कौन सी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? अपने ही जैसे वर्णों को जोड़ने पर क्या मिले? दो वर्ण बन जाए। अपने ही जैसे स्वरों को जब जोड़ दिया जाएगा तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे हम लोग जब वर्णमाला में पढ़ रहे थे ना कि दीर्घ स्वर आपके, तो दीर्घ स्वर में क्या हो रहे थे? दो समान एक जैसे जो स्वर हैं उनको जोड़ने पर जो दो मात्राएं जुड़ जाती है तो क्या हो जा रहा था? दीर्घ हो जा रहा था। वैसे ही इसमें ही है दीर्घ संधि में, कि दो एक जैसे स्वर आपस में मिलेंगे और उसी का क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। और इसके उदाहरण बताना कुछ, जैसे बताओ कपीस, अभीष्ट, शिक्षार्थी,
रविंद्र, जो क्या लिखा है, जैसे हमने कपीस, तो इसका क्या बनेगा, कपिधन ईस। अब इसमें कौन कौन सा जुड़ा हुआ हमें क्या देखना है, लास्ट वाला देखना है और इसका पहला वाला देखना है। तो इसमें क्या लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा, और ये क्या है, बड़ी ई की। तो जब छोटी ई और बड़ी ई मिलेगी तो भी क्या बनेगी हमारी, बड़ी ई बनेगी। मतलब क्या, छोटा छोटा मिलकर भी दीर्घ हो जाता है, जो दो दीर्घ मिलते हैं तो भी दीर्घ रहता है, एक दीर्घ या एक लघु है तो भी हमारा क्या होगा, दीर्घ होगा। ठीक है, अब जैसे लिखा अभीष्ट, अभीष्ट का बताइए, अभिधन, इसमें भी क्या जुड़ा है आपका, बड़ी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी ई। शिक्षार्थी का बताओ, इसमें भी क्या जुड़ा है आपका, ठीक है, क्लियर हुआ। क्या कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि जो दो असमान स्वर जुड़े हुए हैं, दीर्घ स्वर में क्या होता है, दो एक जैसे समान स्वरों का जुड़ना और उससे उसका क्या बन जाना, दो मात्राएं लग जाना या बड़ा बन जाना, तो वहां पर क्या कहलाएगी आपकी दीर्घ स्वर। जैसे इसमें लिखा हमने, तो यहाँ पर क्या लिखा, ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर री है, सेम सेम है ना। सब जगह आपको कैसे स्वर मिलेंगे, समान स्वर मिलेंगे, वहां पर भी कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो इसमें हमें आज हमने सिर्फ क्या समझा, संधि समझी। संधि क्या होती है, एक मेल मतलब जोड़, किसी भी चीज में दो शब्दों के बीच में जब हम परिवर्तन आ जाए उनको जोड़ने के बाद, तो वहां पर क्या हो जाता है आपका, वो संधि कहलाती है। संधियों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उस आधार पर अगर हम देखें कि संधियों को कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, तो कितने प्रकार से, 6 प्रकार। स्वर संधियों को कैसे बनाएंगे, स्वर और स्वर का होना जरूरी होगा, तब हमारा क्या होगा, स्वर संधि होगा। और जब भी किसी दो शब्दों के बीच में एक स्वर होगा एक व्यंजन होगा, तो वो क्या होगी वहां पर व्यंजन संधि। जहां पर पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा स्वर, तो भी क्या होगी, व्यंजन। जहां पर पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण भी व्यंजन, तो कौन सी होगी, व्यंजन संधि। इसके बाद विसर्ग में क्या होगा, पहला विसर्ग दूसरा स्वर तो विसर्ग संधि, पहला विसर्ग दूसरा व्यंजन तो आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, तो कितने प्रकार से बनी हमारी, 6 प्रकार से। अब इसमें हमने सबसे पहले कौन सी लिखी, स्वर संधि। स्वर संधियों में क्या होता है कि जब दो स्वर आपस में मिलकर के नया परिवर्तन कर दे, नया शब्द बना दे, स्वर बना दे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी स्वर संधि कहलाएगी। इसके अंतर्गत स्वर संधि को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। जिसमें से दीर्घ संधि में क्या होता है, जब दो समान स्वर एक जैसे आए और दो समान स्वरों को जोड़ने पर वो बड़ा बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दीर्घ संधि के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद अब कल पढ़ते हैं।